नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंक भार की दृष्टि से ये जो प्रश्नावली है ये 5 नंबर की है। शुरू करते हैं। डेली लाइफ में हम कई प्रकार के सीक्वेंस अनुक्रम देखते हैं, जैसे कि सप्ताह के दिनों का अनुक्रम, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, ये क्रम में है। इसी तरह से वर्ष के महीनों का सीक्वेंस होता है। जनवरी है तो अगला महीना फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है। अगर कोई बालक कक्षा फर्स्ट में है तो वो सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। तो ये डेली लाइफ में हम कई तरह के अनुक्रम देखते हैं। इसी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये संख्याओं का अनुक्रम है। तो जो आप अंतिम अनुक्रम देख रहे हैं, इसमें जो अंतिम अनुक्रम है जो संख्याओं से बना हुआ है, तो ऐसा अनुक्रम जो पूर्णतया संख्याओं से बना हो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे आप अंतिम अनुक्रम देख रहे हैं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, और यहाँ अगली जो संख्या है वो पिछली संख्या से एक निश्चित अंक अधिक है। तो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक बड़ा हो अथवा छोटा हो, संख्याओं की ऐसी सूची को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। और भी समांतर श्रेणी के हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि 3, 8, 13, 18, ये सब समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ ये जो समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 वाली, ये स्टार्ट होती है 3 से और 3 के बाद आ रहा है 8, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है 3 के बाद 8, यानी जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ये 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी एक बार फिर से संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक अधिक हो या एक निश्चित अंक कम हो, उसको संख्याओं की ऐसी सूची को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को क्योंकि अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए इसके लिए कई बार शॉर्ट में AP का भी प्रयोग किया जाता है। दो पदों के अंदर जो डिफरेंस है, जैसे कि 3 के बाद 8 आ रहा है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है सार्वंतर। समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों के मध्य जो अंतर है वो कहलाता है सार्वंतर। इसे हम D से शो करते हैं। D का मान जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं +5 है, प्लस में भी हो सकता है, D का मान माइनस में भी हो सकता है, D का मान 0 भी हो सकता है। जैसे अगर कोई समांतर श्रेणी है 2, 2, अगला पद भी 2, फिर अगला पद भी 2, तो हम ये देख रहे हैं कि संख्याएं ना तो आगे बढ़ रही है ना पीछे जाती है। तो यहाँ जो हम कहेंगे कि भाई ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो 0 है। ठीक है, तो ये थी बच्चों समांतर श्रेणी की थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इस आधार पर हम समांतर श्रेणी को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है परिमित श्रेणी और एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यहाँ समांतर श्रेणी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या लिमिटेड हो, सीमित हो, 10 पद है या 20 पद है या 50 पद है या 100 पद है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या गिनी जा सके, ऐसी समांतर श्रेणी को हम कहते हैं परिमित श्रेणी। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, उसको हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी। जैसे कि 4, 8, 12 डिश डिश डिश, ये कहलाएगी अपरिमित श्रेणी, क्योंकि इसमें 3 डॉट ये बता रहा है कि ये जो श्रेणी है ये अनंत पदों तक जाएगी। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर किसी समांतर श्रेणी में 10 पद है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे n बराबर 10 है, 10 पद है। तो n का मतलब है उस समांतर श्रेणी में कितने पदों की संख्या है। और याद रखिए कि n का जो मान है हमेशा धनात्मक होता है, n कभी ऋणात्मक नहीं होता, n कभी दशमलव में नहीं आता है। अब यदि अगर आपको पहला पद कह दिया जाए कि a है, पहला पद तो है a, और आपसे कह दिया जाए कि आपको डिफरेंस रखना है d का, मतलब इससे ये d ज़्यादा होगा, तो पहला पद तो है a
और अगला पद पहले पद से d ज़्यादा होगा। तो अगर पहला पद तो a है तो दूसरा पद हो जाएगा कि a में d जोड़ दें, क्योंकि अगला जो पद है वो इस पहले पद से d अधिक होगा। ठीक है, तो पहला पद अगर a है तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस डी में एक और d जोड़ दो तो a प्लस d यानी a प्लस 2d। इसी तरह से अगला पद हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, प्रथम पद a है और सार्वंतर अगर आपको d रखना है तो समांतर श्रेणी इस प्रकार से होगी। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा प्लस a प्लस 3d। इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी का मानक रूप। इस अनुक्रम को हम कहेंगे समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो इसे कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां इस समांतर श्रेणी का पहला पद a है, पहले पद को हम a से भी दर्शाते हैं और कई बार a1 से भी दर्शाते हैं। तो पहला पद a1 तो है a, दूसरा पद ये है a प्लस d, तीसरा जो पद है a3 वो है a प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह से चौथा पद ये है, चौथे पद को हम दर्शाएंगे a4 से, a4 के द्वारा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। आप यहां क्या देख पा रहे हैं कि अगर यहां 4 है तो यहां पर आ रहा है 3। ठीक है, यहां पर अगर 3 है तो यहां पे आ रहा है 2। तो चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d। इस आधार पर अगर आपसे कहा जाए कि इसका 10वां पद बताइए तो 4 था तो यहाँ पे 3 आया। अगर 10वां पद बताइए तो a प्लस 9d हम लिख सकते हैं, इससे एक कम यहाँ पे आएगा। आपसे कहा जाए कि 20वां पद बताइए तो यहाँ पे 20 है तो यह आ जाएगा a प्लस 19d। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20वां पद आएगा a प्लस 19d, 10वां पद आएगा a प्लस 9d। तो अगर हमें समांतर श्रेणी का कोई सा पद निकालना हो, अगर हमें 100वां पद निकालना है तो आएगा a100 बराबर a प्लस 99d। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो तो उसके लिए हम एक सूत्र यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हमें समांतर श्रेणी का कोई सा पद बताना है, nवां पद बताना है, जैसे यहाँ पे 20वां पद था, अगर हमें nवां पद बताना हो तो वो आएगा इसी तरह से कुछ। सबसे पहले a आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ जैसे 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 19 आ रहा था, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 9 आ रहा था। तो इसी आधार पर अगर यहाँ n है तो यहाँ n है तो इससे एक कम आएगा, n-1 इंटू d। तो ये है बच्चों एक सूत्र। इस सूत्र को हम यहाँ पे इस प्रश्नावली के अंदर उपयोग में लेंगे कि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद अगर आपको बताना है तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग बताना हो तो उसका जो सूत्र होगा वो आएगा Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपको कुछ सूत्र हैं जो याद रखने पड़ेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, a का मतलब है प्रथम पद, और n का मतलब है वही पदों की संख्या, d का मतलब है डिफरेंस, सार्वंतर। Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग। Sn का सूत्र एक और है, Sn बराबर होता है n बटा 2, एक सूत्र हम यहाँ पे काम में लेंगे a प्लस l। Sn बराबर होगा n बटा 2 a प्लस l। ठीक है, तो ये आपको नोट करना चाहिए तीनों सूत्रों को। जैसे बच्चों भी आप देख रहे हैं कि 10, 20, 30 तीन संख्याएं हैं और ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि 10 के बाद 20 आ रहा है, 10 बढ़ के आ रहा है, 20 के बाद 30 आ रहा है, 10 बढ़ के आ रहा है। तो ये तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है, पहला पद भी 10 है। तो जब तीन संख्या समांतर श्रेणी में हो तो एक निश्चित नियम का पालन करती है। देखिए कि 10 और 30 को जोड़े तो 10 और 30 का जो टोटल आएगा वो आएगा 40। और इसी तरह से इस b का
बीच वाले का डबल कर दो, 20 का डबल भी आएगा 40। तो अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो फर्स्ट और लास्ट का जो टोटल आएगा वो टोटल इस बीच वाले के डबल के बराबर होगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 संख्याएं ए बी सी, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ए और सी का टोटल और बी का डबल आपस में बराबर आएगा। इसको हम कह सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, जैसे कि a b c d, 4 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है तो a और d का टोटल बराबर आता है b प्लस सी के बराबर। और आपको जो बात ध्यान रखना है वो इस प्रकार से है, यदि हमें कभी 3 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में हो कभी मानना पड़े तो उन संख्याओं को मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे a माइनस डी, दूसरी मानेंगे a और अगली मानेंगे a प्लस डी। तो a माइनस डी कॉमा a प्लस डी ये समांतर श्रेणी में है और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो d का है। इसी तरह से अगर आपको कभी 4 संख्याएं माननी पड़े जो समांतर श्रेणी में हो तो उन संख्याओं को मानेंगे a माइनस 3d पहली, दूसरी a माइनस डी, अगली a प्लस डी और अगला मानेंगे a प्लस 3d। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 संख्याएं ये समांतर श्रेणी में है। तो ये थी बच्चों इस प्रश्नावली के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य सूत्र। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एक एपी है और क्यों है। तो यहाँ आपको एक स्थिति दे रखी है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो एक स्थिति यहाँ पे आपको दी गई है और आप यहाँ पे चेक करोगे प्रत्येक किलोमीटर का किराया। अगर कोई व्यक्ति उसके टैक्सी में बैठता है तो उसको 1 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया तो देना पड़ेगा 15 रुपया। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया A1 बराबर 15 रुपया है। तो अगर उसकी टैक्सी में बैठ के कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो उसको देना पड़ेंगे 15 रुपये। अगर उसकी टैक्सी में कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो लिखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी टैक्सी में 2 किलोमीटर का सफ़र करता है तो पहले किलोमीटर के लिए तो उसको देने पड़ेंगे 15 रुपया और उसके बाद जो अगला 1 किलोमीटर होगा उसके लिए उसको देने पड़ेंगे 8 रुपया। तो प्रथम 2 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा उसको, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया यानी 23 रुपया। और अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर जाता है तो उसको देना पड़ेगा पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया, अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया और अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो इस तरह से हो जाएगा 15 और 8 23, 23 और 8 31। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपया। इसी तरह से चौथे किलोमीटर का किराया 8 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें अनुक्रम प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से है। तो यहाँ टैक्सी का जो किराया है बच्चों प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से उससे संबंधित अनुक्रम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि भाई पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया आया, प्रथम 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपया आया, इसी तरह से प्रथम 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपया आया। और आप देख रहे हैं कि ये जो अनुक्रम है इसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक ज़्यादा है, 15 से 23 अधिक है 8। तो यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस है वो 8 का है। 23 के बाद 31 का डिफरेंस 8 का है और अगर आप अगला पद निकालेंगे तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो आएगा 39। प्रथम 4 किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा 39 रुपया यानी इससे ये 8 अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि इस अनुक्रम में अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक ज़्यादा है, अतः ये जो है अनुक्रम इसको हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्रमागत 2 पदों में जो डिफरेंस है वो समान है। तो ये था बच्चों पहले का फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से कि किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा से संबंधित आपको अनुक्रम चेक करना पड़ेगा। हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में
बेलन की जो शेष हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब अगर ये माने कि उस बेलन में प्रारंभ में जो वो जो पंप है, हम मान लेते हैं कि उसमें शुरू में जो है उसके अंदर जो हवा है वो है 400 घन सेंटीमीटर। शुरू में माना उसके अंदर 400 घन सेंटीमीटर हवा है। माना प्रारंभ में बेलन में जो हवा है मान लेते हैं हम 400 घन सेंटीमीटर। अब आप इसको पंप करेंगे तो ये इसमें से 1/4 हवा को बाहर निकाल देगा, यानी इसके अंदर 400 जो सेमी क्यूब हवा है उसका 1/4 ये भाग बाहर निकाल देगा। कितना बाहर निकालेगा? तो 400 का 1/4 होता है 100। तो ये बाहर निकाल देगा 100 सेमी क्यूब हवा। तो 100 सेमी क्यूब हवा तो बाहर निकाल देगा। तो पहले पंप के बाद इसमें कितनी हवा बचेगी वो हम चेक करेंगे। पंप के बाद इसमें कितनी हवा बचेगी? तो पहले पंप से पहले इसके अंदर 400 घन सेमी हवा थी और ये जितनी हवा इसके अंदर है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। और यहाँ अपन ने देखा कि 4 से 100 बार कटेगा, यानी 400 में से घटा देंगे 100। तो पहले पंप के बाद जो इसमें हवा रह जाएगी वो है 300 सेमी क्यूब। इस प्रकार एक बार पंप करने पर इसमें जो हवा बचेगी वो 300, प्रारंभ में थी 400 अब रह गई 300। एक बार और पंप करें तो दूसरी बार पंप करने पर कितनी हवा इसमें बचेगी वो हम चेक करेंगे। तो पहली बार पंप करने के बाद इसमें जो हवा बची बच्चों वो 300 सेमी क्यूब है। अब एक बार और पंप करेंगे तो कितनी हवा बचेगी? तो 300 में से जो इसमें हवा है उसका वो 1/4 बाहर निकाल देगा और 300 माइनस 4 से कटेगा 75 बार। तो इसमें से जो हवा बाहर निकल जाएगी वो है 75 घन सेमी और जो शेष हवा बचेगी वो आएगी 225 सेमी क्यूब। तो अब इसके अंदर जो हवा बचेगी वो है 225 सेमी क्यूब। तो इस बेलन में जो है हवा की मात्रा क्या है? तो शुरू में थी 400, बाद में रह गई 300 और बाद में रह गई 225। तो इस अनुक्रम पे हम विचार करते हैं। इस प्रकार जो अनुक्रम बेलन में हवा की मात्रा का जो अनुक्रम हमें प्राप्त होगा वो इस तरह से कि 400 के बाद हवा रह गई 300, तो 400 के बाद 300 रह गया मतलब 100 कम हो गया, और यहाँ 300 के बाद 225 रह गया मतलब 75 कम हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस 100 का है, यहाँ डिफरेंस 75 का है। तो दो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों में अंतर अलग अलग है। आंसर लिखा बच्चों कि ये जो है एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। पहले का थर्ड इस प्रकार से है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुआं खोदा जाता है और उसमें हर मीटर पर जो लागत आएगी उस अनुक्रम पर हम विचार करेंगे। एक बार फिर से देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत कैलकुलेट करना है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 50-50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ धरातल है और आप पहला 1 मीटर खुदाई करवाते हैं कुआं बनाने के लिए, तो इसके लिए पहले 1 मीटर है ना, 1 मीटर की खुदाई का जो खर्चा है वो है 150 रुपया। ठीक है, तो अगर धरातल से 1 मीटर की वो खुदाई करेगा तो उसका खर्चा आएगा 150 रुपया। अब अगर 1 मीटर और अंदर खुदाई करे तो उसका जो खर्चा है अब वो कम हो जाएगा। पहले मीटर की खुदाई के बाद आगे के जो मीटर आएंगे उसकी खुदाई का चार्ज रहेगा 50 रुपया। तो पहले मीटर की खुदाई का 150, तो पहले 2 मीटर की खुदाई का 150 और 50, और इसी तरह से 1 मीटर और अगर आप खुदाई करवाते हैं तो ये 50-50 बढ़ता जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रथम 1 मीटर अगर आप खुदाई कराएंगे उसके 150 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगर शुरू 2 मीटर अगर खुदाई करवाते हैं तो उसके लिए शुरू के तो 150, फिर बाद में 50 देने पड़ेंगे, यानी प्रथम 2 मीटर की खुदाई का देना पड़ेगा 200 रुपया। और इसी तरह से अगर आप 3 मीटर खुदाई करवाते हैं तो पहले 150, फिर 50, फिर 50, यानी 250 देना पड़ेगा। तो आप अनुक्रम पे विचार कीजिए कि लागत पहले 150 आई थी, फिर लागत 200 आई है, फिर लागत 250 आई है। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो लागत है उसका अनुक्रम इस प्रकार से है,
150, 200, 250 और आप देख रहे हैं कि इससे ये 50 ज़्यादा है, इससे ये 50 अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो क्रमगत पदों में अंतर बराबर आ रहा है लागत का, अतः ये एक समांतर श्रेणी है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में कुआं खोदने की जो लागत है प्रत्येक मीटर के हिसाब से, वो जो लागत आई है ये एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, पहले का चौथा, इसमें हमें एक स्थिति दे रखी है और हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये एक समांतर श्रेणी है। प्रश्न ये है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा होती है। मतलब कोई आदमी बैंक में जमा करवाता है 10,000 रुपया, यानी मूलधन प्रिंसिपल तो है 10,000 रुपया। तो पहले साल शुरू में उसकी जो राशि है वो 10,000 रुपया है और बैंक में या कहीं जमा कराने पर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, दर, वो है 8% वार्षिक। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो धन है ये एक साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, उसके खाते में कितना मिश्र धन जमा होगा। तो मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 घात समय, यानी 10,000 रुपया 8% की दर से, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसके खाते में जमा रहती है। तो एक साल के बाद कितना पैसा उसके खाते में होगा, तो वो हम मिश्र धन निकाल रहे हैं। तो ये आएगा मूलधन 10,000, 100 प्लस फिर आएगा आर यानी 8/100 और हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसको सरल करेंगे तो आएगा 10,000 इंटू ये आएगा 108/100 को लिखेंगे एक बार, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,800 रुपया। तो शुरू में उसके खाते में जमा कराए थे 10,000, लेकिन एक साल के बाद उसके खाते में हो गया 10,800। ठीक है, तो 10,800 पे चला गया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो 10,000 रुपया है अगर उसके खाते में 2 वर्ष तक रहते हैं तो उसको कितना मिश्र धन मिलेगा। तो पहले तो हमने निकाला था 1 वर्ष का मिश्र धन, अब निकालेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन। कैसे, तो इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो यह आएगा ए बराबर मूलधन इसका ये रहेगा 10,000 रुपया, 100 प्लस दर है 8/100 और क्योंकि 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2, इसको सरल करेंगे तो आएगा 10,000 और यहाँ आएगा 100 प्लस 8 108/100, 108/100 को लिखेंगे 2 बार, 108/100, 108/100 को 2 बार लिखेंगे। 2 0 से ये 2, 2 0 से ये 2 0 काट देंगे। अब 108 को 108 से गुणा करेंगे, 108 को 108 से गुणा करने पे आएगा बच्चों 11,664, 11,664 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा 11,664 रुपये। तो ये प्रारंभ में, ये 1 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद। तो आपको चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या यहाँ क्रमागत 2 पदों में अंतर समान है। तो इस प्रकार यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10,000 के बाद 10,800 आया, यानी 800 का अंतर है, और 10,800 के बाद ये आया तो यहाँ 864 का अंतर है। तो क्रमागत 2 पदों में अंतर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रमागत 2 पदों में अंतर समान नहीं है, अतः ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमने लिखा बच्चों कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ क्रमागत 2 पदों में अंतर समान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 की बेसिक जानकारी के बारे में बात करी और इसका 5.1 का पहला क्वेश्चन हमने देखा। इसके पहले हम प्रश्नावली 1, 2, 3 के सारे सवाल करवा चुके हैं, वो आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए और हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।